23 जून 2020 को बाबा रामदेव ने ये घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कि उन्होंने कोरोनिल बनाई है, कोरोना की अचूक दवा जो 100% कारगर है। इस घोषणा के साथ ही हाहाकार मच गया। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने क्या कहा। यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयुष मंत्रालय के सदस्य श्री दिनेश उपाध्याय जी का वक्तव्य। उन्होंने क्या कहा। राष्ट्र को किसी भी विषय के ऊपर भ्रमित नहीं होना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने किसी दवाई का अब तक कोई दावा किया नहीं। और ये जो इन्होंने परीक्षण किए हैं उसकी अनुमति कहां से ली। इनका कहना है कि उत्तराखंड से ली, उत्तराखंड के आयुर्वेद डिपार्टमेंट से ली। उत्तराखंड के जो निरीक्षक हैं, दवाओं के निरीक्षक हैं डॉक्टर YS रावत। और ये जो इन्होंने परीक्षण किए हैं उसकी अनुमति कहां से ली। इनका कहना है कि उत्तराखंड से ली, उत्तराखंड के आयुर्वेद डिपार्टमेंट से ली। उत्तराखंड के जो निरीक्षक हैं, दवाओं के निरीक्षक हैं डॉक्टर YS रावत। उनकी बात सुनते हैं कि वहां इन्होंने क्या दिया था और क्या उन्होंने परीक्षण की परमिशन दी थी। उनको सुनते हैं डॉक्टर YS रावत को। उसमें इनके द्वारा कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर प्राइवेट कॉलेज के साथ मिलके ये क्लिनिकल ट्रायल किए हैं और उस क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट वो बता रहे हैं। 69% पेशेंट क्योर्ड इन 3 days एंड 100% पेशेंट क्योर्ड इन 7 days। ये जादुई करिश्मा के जैसा लग रहा है। जिस बीमारी को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कितने सारे लोगों की डेथ भी है। अपने हिंदुस्तान में भी कितने सारे लोग मारे गए इस बीमारी की वजह से। उसका इन्होंने फटाफट इलाज ढूंढ लिया और क्लिनिकल ट्रायल भी कर दिया बिना किसी सरकारी निगरानी के। ना आयुष मंत्रालय को पता था इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल कब किए, किसके किए, किन लोगों को क्लिनिकल ट्रायल में शामिल किया, वो कौन लोग थे, उनकी उम्र क्या थी, क्या वो किसी बीमारी से पीड़ित थे, क्या उनको डायबिटीज था, क्या उनको हाई ब्लड प्रेशर था, या क्या उनको हार्ट की बीमारी थी। उन लोगों का आपने क्लिनिकल ट्रायल किया, किसका ट्रायल किया, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस कोविड पैक में जो ये दावा कर रही है कि इससे 100% क्योर किया जा सकता है कोविड के पेशेंट को, उसमें 3 चीजें मिलाई गई है। अश्वगंधा, गिलोई और तुलसी, इन तीनों के मिश्रण से बना है ये। और उसे ये ठीक होने का दावा कर रहे हैं कि 100% क्योर ये लोगों को कर देंगे। हमें भी बड़ी खुशी होती है एक भारतीय होने के नाते, अगर भारत में इस तरह की कोई औषधि बनती, भले वो आयुर्वेद की बने, होम्योपैथिक की बने या फिर किसी और चीज की बने, लेकिन भारत में बने जो विश्व के काम आ सके। लेकिन ये इतनी जल्दी में ये सब कुछ किया गया। बाबा रामदेव का कहना है कि उन्होंने सारे परमिशन ले लिए। आइए सुनते हैं बाबा रामदेव को। पहली बात तो यह है कि जिससे जो परमिशन चाहिए ड्रग बनाने से लेकर के और ड्रग का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल से लेकर के सारी परमिशन हमने ली हुई है। घोषणा की कि उन्होंने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है और वो भी आयुर्वेद के जरिए। इससे भारतवासियों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स भी करने लगे, जो लोग उनके खिलाफ थे वो बोलने लगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है
क्या ये दवा कारगर है? क्या बाबा रामदेव का दावा सही है? लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है, क्या ये जो मेडिकल रेमेडीज एक्ट 1954 है, जिसे पार्लियामेंट ने पारित किया था, उसका उल्लंघन करता है? अगर उल्लंघन करता है तो उस एक्ट के तहत ये एक कॉग्निजेबल एक्ट है। इस तरह का कोई भी विज्ञापन करने वाले को या दावा करने वाले के अगेंस्ट में एफआईआर हो सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या ये उसके दायरे में आता है? क्या बाबा रामदेव ने इसका प्रचार करके बिना अनुमति के और अनुमति लेकर के भी आप नहीं कर सकते हैं मेडिकल रेमेडीज, जिसमें ये दावा किया जाए, किसी चमत्कार का दावा किया जाए, वो आप नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए बाबा रामदेव की जगह कोई छोटी कंपनी होती तो क्या वो इस तरह से कर सकती थी? नहीं कर सकती थी। आनन फानन में उसकी कंपनी को, उसके प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाता, कंपनी को सील कर दिया जाता, पता नहीं सारी कानूनी कार्रवाई की जाती। अगर बाबा रामदेव ने सचमुच में ये कमाल किया है तो वो बधाई के पात्र है, हम उसे बधाई देना चाहेंगे। लेकिन उनका ये दावा कितना पुख्ता है या सिर्फ मार्केटिंग गिमिक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मंत्री श्री अनिल देशमुख ने इस दवा को बैन कर दिया है। उनका कहना है जब तक ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं किया जाएगा तब तक वो दवा महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहां बिकने का परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ होगा। अगर ये दवा सही नहीं है तो इसका प्रतिकूल असर ह्यूमन बॉडी पे पड़ेगा और इससे हजारों लाखों लोग प्रभावित होंगे। इतना ये है कि भारत सरकार की आयुष मंत्रालय या भारत सरकार इस दवा को हरी झंडी देती है, क्योंकि बाबा रामदेव के घोषणा के साथ हजारों लाखों लोगों की उम्मीदें जुड़ गई है कि सस्ते में उन्हें दवा मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि उत्तराखंड के डॉक्टर वाईएस रावत ने बताया, वहां पे 10 जून को इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था सर्दी, खांसी और बुखार के लिए। कोरोना की दवाई बनाने की कोई अर्जी वहां पे इन्होंने नहीं दी थी। बाबा रामदेव खुलेआम कह रहे हैं कि ये बात बहुत लोगों को हजम नहीं होगी, और जिनको हजम नहीं होगी उसका मतलब उनका हाजमा खराब है, वो मजाक उड़ा रहे। मतलब सभी लोगों को बाबा रामदेव से सहमत होना जरूरी है, वो जो भी कहे उसे मान लेना चाहिए। लेकिन दिनेश उपाध्याय जी, श्री दिनेश उपाध्याय जी जो सदस्य हैं आयुष मंत्रालय के, उसके इस हाजमे के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए जरा। और ऊपर से इस तरह की जो लैंग्वेज आती है ना कि इसको जिनका हाजमा खराब है वो स्वीकार नहीं करेंगे, इसका मतलब आयुष मंत्रालय का हाजमा खराब है जी। ये भाषा अच्छी नहीं है। सरकार की एक बॉडी है, जो भी कोई फार्मूला आता है उसकी एक एजेंसी है, उसकी जांच की जाती है। जांच की जाने के बाद उस आयुर्वेद की कंपनी को उस दवाई को बनाने का और उसका रेट भी देखा जाता है, उसके ऊपर क्या क्या फंक्शन है, बेचने का अधिकार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।